हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे सेटअप किया जाता है और हम कुछ वर्डप्रेस के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। अभी देखो क्या होता है ना कि हर वेबसाइट के दो एंड होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। आप जब facebook.com चलाते हो तो आप उसके फ्रंट एंड को यूज कर रहे होते हो। मार्क जकरबर्ग को अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो कहाँ करेंगे? बैक एंड के अंदर करेंगे। फ्रंट एंड को आप ये समझ सकते हो कि आपके रेस्टोरेंट का मेन शॉपिंग एरिया है और बैकएंड आपकी हो गई किचन एरिया। जो भी सामान तैयार होता है अपना किचन के अंदर होता है। तो इसी हिसाब से क्या होता है ना कि अभी देखो बैकएंड पे अपन को जाकर के वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने रहते हैं। वेबसाइट पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो बैकएंड पे जाकर के करोगे, राइट। तो वेबसाइट के बैकएंड का एक क्या रहता है, एडमिन डैशबोर्ड। अभी देखो एडमिन का जो डैशबोर्ड होता है ना वो गूगल पे रैंक नहीं करता है, क्योंकि अगर गूगल पे अगर ये करेगा तो क्या होगा, कोई भी यूजर एडमिन डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेगा। तो इसका आपको सिंपली यूआरएल डालना रहेगा। यूआरएल क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन रहता है हर वेबसाइट के लिए। www डॉट आपके वेबसाइट का नाम website.com स्लैश WP डैश एडमिन स्लैश। तो ये आपके बैकएंड में एंटर करने का ये समझ लो कि एंट्री गेट है, राइट। अगर आपको बैकएंड में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना पड़ेगा। तो आपको ये ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली यूआरएल बार के अंदर डालना है और उसके बाद में आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, जो कि अपन ने कब बनाए थे, जो अपन ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था गोडैडी के थ्रू। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे ही एडमिन डालेगा तो डायरेक्टली वो बैकएंड के अंदर लॉगिन हो जाएगा, राइट। अभी ये देखो क्या है, digitalbikana.com, ये क्या हो गया, इसका फ्रंट एंड। तो अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये इस टाइप की वेबसाइट बनी हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ भी करते रहते हैं तो इस वजह से आपको वेबसाइट अच्छी नहीं मिलेगी। ये हमारी रफ वेबसाइट है जिस पे हम सारे काम करते हैं। तो अभी इसके अंदर देखो काफ़ी कुछ है, जैसे होम पेज है, सर्विस का पेज है, अबाउट में जाऊंगे तो अबाउट का पेज है, ब्लॉग में जाऊंगे तो ब्लॉग का पेज है, एक अलग पेज बना हुआ है, अपॉइंटमेंट में जाऊंगे तो अपॉइंटमेंट का पेज है और कॉन्टैक्ट पेज है। तो अभी करीबन करीबन यहाँ पर 6 पेजेस दिख रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, ये वेब पेज हो गया। अभी वेब पेज का यूआरएल क्या है, ये है, ठीक है ना। तो ऐसे देखोगे तो हर एक पेज का आपको अलग यूआरएल मिलेगा। तो ये इस वेबसाइट के वेब पेजेस है, ठीक है ना। अभी हम इसके बैकएंड में जाने के लिए क्या करेंगे, इस वेबसाइट के नाम के आगे स्लैश के बाद में WP डैश एडमिन ऐसा लिखना है और एंटर मारना है। अभी ये आपसे आईडी पासवर्ड पूछ रहा है तो अपन को आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे ही अपन ने लॉगिन किया तो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड आ गया है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो इसमें क्या है ना कि डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समराइज होकर के मिलती है। जैसे ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, ये अपन ने सेट किया था गोडैडी के अंदर, तो आज एक भी इंसान ने गलत पासवर्ड नहीं डाला है, राइट। सेकंड, यहाँ पर वर्डप्रेस के कुछ इवेंट्स वगैरह भी बता रहा है, न्यूज़ वगैरह कि वर्डप्रेस 6.2 बीटा वर्जन अंडर टेस्टिंग है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। साइट का हेल्थ स्टेटस शुड बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि इस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। 12 आर्टिकल डले हुए हैं। अब देखो जब भी मैं पोस्ट बोलूँ तो ये समझ जाना कि वो आर्टिकल है या फिर ब्लॉग है, राइट। आर्टिकल और ब्लॉग को यहाँ पर पोस्ट कहते हैं। 8 वेब पेजेस है अपने वेबसाइट में इस हिसाब से, और ये कुछ लास्ट अपनी एक्टिविटी है जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो डैशबोर्ड का कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं है, बस ठीक है, आपको एक आइडिया रहना चाहिए। अभी अपडेट्स के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो जो जो चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर सकता हूँ उन सब के अपडेट्स आ रखे हैं। आपको करना है तो आप कीजिए, अदरवाइज कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये दो प्लगइन्स आप अपडेट कर सकते हो। अब इसके बाद में आ रहा है पोस्ट का ऑप्शन। पोस्ट के अंदर क्या है, आज हम सिर्फ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी एक एक चीज को अपन डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट मतलब जितने भी आपने ब्लॉग्स या आर्टिकल्स डाल रखे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। नया आर्टिकल डालना है, ऐड न्यू पे जाएंगे। कैटेगरीज और टैग्स, कैटेगरीज और टैग्स मैं आपको वापस बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी ऑल पोस्ट पे अगर मैं जाऊंगा तो जितने भी आर्टिकल्स डले हुए हैं इस वेबसाइट पे वो दिखा रहे हैं, राइट। अभी अगर मेरे को नया आर्टिकल डालना है तो एड न्यू पे जाऊंगा। अब देखो ये पूछ रहा है आपके पोस्ट का टाइटल, तो मैं पोस्ट का टाइटल डाल देता हूं। नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है, आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। अपन डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। और सेव ड्राफ्ट करते ही क्या होगा, आपका ये आर्टिकल सेव हो जाएगा। आप इसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो जब भी आप एडिट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपको इस आर्टिकल का प्रीव्यू दिख जाएगा कुछ इस टाइप से। अभी अपन ने सिर्फ इतना ही लिखा था, ये अपना टाइटल हेडिंग के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है पब्लिश करने का। जैसे ही पब्लिश करूंगा तो ये वेबसाइट पे लाइव चला जाएगा आर्टिकल और आपके यूजर्स पढ़ पाएंगे, राइट। इसके अलावा पब्लिकली विजिबिलिटी अगर रखना चाहते हो आप, प्राइवेटली रखना चाहते हो तो वो भी आप विजिबिलिटी सेट कर सकते हो इस आर्टिकल की। पब्लिश इमीडिएटली या फिर आप कोई टाइम निर्धारित करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि ऑटोमेटिकली उस डेट को उस टाइम को आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाए। स्केड्यूल कर सकते हो इन शॉर्ट आप। यूआरएल भी चेंज कर सकते हो। अभी अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ और लॉन्ग टेल कीवर्ड डालना तो वो भी मैं डाल सकता हूं, जिसको अपन स्लग कहते हैं। स्टिक टू टॉप ऑफ द ब्लॉग में क्या होगा कि आपके अगर मान लेते हैं 50 ब्लॉग लिख रखे हैं तो ब्लॉग का जैसे ही वेब पेज खोलेगा कोई भी इंसान तो सबसे ऊपर यही वाला ब्लॉग दिखाएगा। अगर रिव्यू में डालना चाहते हो, अगर आप ऑथर हो, एडमिनिस्ट्रेटर कोई और है तो आप पेंडिंग रिव्यू में भी डाल सकते हो। कैटेगरीज के अंदर आप इस आर्टिकल की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कैटेगरी बना रखी है तो आप वो सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज एक नई कैटेगरी भी बना सकते हो। नई कैटेगरी बनाना हो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो और उसका बाहर में भी एक ऑप्शन था डैशबोर्ड में, अपन वहीं से डिस्कस कर लेंगे। अभी मान लेता हूँ कि मेरे को इस कैटेगरी के अंदर डालना है तो मैं कुकिंग के अंदर डाल रहा हूँ। टैग्स बनाने हैं तो आप टैग्स यहाँ से भी बना सकते हो और बाहर से भी बना सकते हो। 2-3 मैं टैग बना देता हूँ। अभी टैग्स और कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली एक टैग बन गया। अब देखो क्या होता है ना कि टैग भी गूगल में रैंक करते हैं। अभी जो आपका आर्टिकल का वेब पेज है ये भी गूगल में रैंक करेगा, जो मेन आर्टिकल हो गया, प्लस आपकी ये दोनों टैग्स भी रैंक करेंगे। तो जैसे ही कोई टैग पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने ये वाला आर्टिकल खुल जाएगा। तो अभी इस वजह से क्या होता है कि आपके सोर्स ऑफ ट्रैफिक जो गूगल पे है वो इंक्रीज हो जाते हैं। फीचर्ड इमेज में आप इमेज ऐड जो भी करोगे वो आर्टिकल के फ्रंट में आएगी इमेज। एक मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट कि मेरे को इसी को फीचर्ड इमेज बनाने थी। फीचर्ड इमेज को आप कवर इमेज से भी समझ सकते हो। अभी देखो ये फीचर्ड इमेज के अंदर लग गया है, ये आपका मेन कवर इमेज हो गया, राइट। और आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से आप पब्लिश भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। अभी वापस मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ऑथर कौन है, एडमिन खुद। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है, कुकिंग में। कौन कौन से टैग्स लगा रखे हैं वो भी दिख रहा है। तो एक क्विक व्यू मिल जाता है आपको, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। अब यहाँ देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट करूंगा तो मैं वापस अगेन उसी स्क्रीन पे चले जाऊंगा। अभी देखो सेम स्क्रीन पे आ गया वापस से मैं। तो आप अगेन इसको एडिट करके और पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। क्विक एडिट में क्या होता है ना कि आपको यही ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो स्लग चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा टैग्स वगैरह डालने हैं तो आप टैग्स भी डाल सकते हो। आप कॉमा जैसे ही डालोगे तो एक नया टैग बन जाता है। इसके अलावा ट्रैश में जैसे ही आप आर्टिकल डालोगे तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चला जाएगा और आपको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था वो भी आपको डेट वगैरह दिखाता रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना कैटेगरीज का ऑप्शन और टैग्स का ऑप्शन। अभी देखो मैं मानता हूं कि अगर एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं।
अभी देखो अपनी एक वेबसाइट है ये, इसके अंदर अपन ने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे किसी को अगर इस वीक के लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो वो इस कैटेगरी में जाएगा, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स टू रीड दिस वीक, रिलेशनशिप आर्टिकल, बिजनेस आर्टिकल, एजुकेशन आर्टिकल, करियर आर्टिकल्स, हेल्थ आर्टिकल्स, फैशन आर्टिकल, इन्वेस्टमेंट आर्टिकल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ट्रैवल और शॉर्ट स्टोरी। अगर ये कैटेगरी नहीं बनाते और किसी को अगर ट्रैवल आर्टिकल पढ़ना होता तो उसके सामने इतने सारे आर्टिकल्स दिखते जो कि हर कैटेगरी के रहते, राइट। तो ऐसे में क्या होता कि उस यूजर के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का आर्टिकल ढूंढ करके पढ़ना। अभी जैसे कैटेगरी बनाने का क्या बेनिफिट मिल गया कि अगर उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना है, डायरेक्ट वो उस कैटेगरी में जाएगा तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले आर्टिकल्स उसको दिखेंगे और वो पढ़ सकता है। अभी देखो इसके अंदर क्या है कि अपन एजुकेशन में अगर जाएंगे तो एजुकेशन के मिलेंगे आपको। अब आप चाहते हो कि एजुकेशन के अंदर भी सब कैटेगरी बनाना है, ये तो थी कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी इसको कह सकते हैं। सब कैटेगरी में आप एजुकेशन के अंदर मैथ्स का एक अलग कैटेगरी बना सकते हो, साइंस का अलग बना सकते हो, हिस्ट्री का अलग बना सकते हो, तो वो सब कैटेगरी कहलाएगी। और उनकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी? एजुकेशन वाली कैटेगरी, राइट। अभी क्या होता है ना कि कैटेगरी भी आपकी गूगल में रैंक करती है, ठीक है, और टैग्स भी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अभी जैसा आपका एक आर्टिकल था, ए बी सी उसकी हेडिंग थी। अभी क्या होगा कि अगर आपने कैटेगरी नहीं बना रखी है तो गूगल से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, यूजर्स आ रहे हैं जो, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रैफिक हो गया। अब मान लेते हैं कि एक आपकी कैटेगरी थी, ये कैटेगरी है, इसका पर्टिकुलर वेब पेज भी गूगल में क्या कर रहा होगा? रैंक कर रहा होगा। रैंक की वजह से इस पे यूजर्स आ रहे होंगे, रैंक की वजह से इस पे कैटेगरी में भी यूजर्स का फ्लो हो रहा होगा। अभी जैसे ही आएंगे तो उनको 3 आर्टिकल मिले तो माइट भी वो इस वाले आर्टिकल को खोल सकते हैं। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी भी आपकी रैंक कर रही है। थर्ड, आपने क्या किया, इसमें 3 टैग्स लगा दिए। टैग्स हमेशा रेलेवेंट लगाना है, रेलेवेंट टैग्स। ऐसा नहीं कि आपका आर्टिकल इंग्लिश के बारे में और आपको पता है कि मोदी जी को लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं तो आपने नरेंद्र मोदी जी लिख दिया, तो क्या होगा ना कि आपका टैग तो रैंक करेगा, बट जैसे ही कोई उस टैग को खोलेगा तो आपके आर्टिकल को रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, वो पर्टिकुलर चीज वो पढ़ना नहीं चाहता था, राइट। तो ये एक बैड इंप्रेशन बनेगा। अभी ये क्या थे? टैग्स। ये तीनों टैग आपने जो इसमें लगाए हैं ये भी गूगल पे कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे और इनके थ्रू भी क्या आ रहे होंगे? यूजर्स आ रहे होंगे। तो अभी ये थर्ड सोर्स ऑफ ट्रैफिक कहलाएगा, राइट। तो कैटेगरीज और टैग्स का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अभी कितने टैग्स डालने चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैक्सिमम आपको 3 टैग्स ही डालने चाहिए। और वो 3 टैग्स आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो सेम आपके आर्टिकल की हेडिंग है वो कभी नहीं डालनी है अपन को टैग्स के अंदर, क्योंकि अदरवाइज गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आपको इस आर्टिकल को रैंक करवाना है या फिर उस पर्टिकुलर टैग को। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड डालना है, बस इससे रिलेटेड डालने हैं, राइट। तो वो अगर रैंक कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी यूजर्स आ जाएंगे। तो कैटेगरी और टैग बनाना चाहिए। अभी देखो कैटेगरी बनाना काफ़ी इजी है। कैटेगरीज में गए, मान लेते हैं कि मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बनानी थी, तो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम से कैटेगरी बना रहा हूं मैं। अभी स्लग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स लिख सकता हूं। इससे क्या होगा कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट किया है। बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स। अगर ये पेरेंट कैटेगरी है तो इसको नन पढ़े रहने दीजिए। अगर ये सब कैटेगरी है, जैसे एजुकेशन के अंदर मैथमेटिक्स सब कैटेगरी होती, तब मैं पेरेंट कैटेगरी को चूज कर लेता। अभी डिस्क्रिप्शन डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पीछे वाले जितने भी मेरे पिछले सेशन है उसमें देखा है कि डिस्क्रिप्शन क्यों मैंडेटरी है, बिकॉज
गूगल के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन नाम की एक चीज होती है, जो कैटेगरी आप रैंक करवाना चाह रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीवर्ड्स के लिए या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स कीवर्ड के लिए, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन में होना भी जरूरी है, राइट। तो आपको कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाना है अपनी कैटेगरी का जिसमें ये सारे कीवर्ड्स कवर हो जाए, और उसके बाद में ऐड न्यू कैटेगरी करते ही एक आपकी ये नई कैटेगरी बन गई। अभी इसमें काउंट 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक भी आपने आर्टिकल नहीं डाल रखा है। नेक्स्ट आता है टैग्स का। टैग्स भी सिमिलर तरीके से आप बना सकते हो, नेम डालना है, स्लग डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और ऐड न्यू टैग करते ही आपका टैग भी बन जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया के अंदर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी यानी जितनी भी वेबसाइट पे इमेजेस डाल रखी है आपने, जहां जहां भी डाल रखी है वो सारी आपको लाइब्रेरी में दिखाएगी, और आपको अगर नई इमेज अपलोड करनी है तो वो भी आप ऐड न्यू में जाकर के नई इमेज अपलोड कर सकते हो। आप आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल लिखते वक्त भी इमेज ऐड कर सकते हो, प्लस आप अगर बाहर से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मीडिया के अंदर जाकर के लाइब्रेरी में ऐड न्यू पे जाकर के इमेज अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पेजेस। अभी देखो पोस्ट और पेजेस के अंदर काफी डिफरेंस है। ये वेब पेजेस है, तो आपको जो भी अपना वेब पेज डिजाइन करना है तो वो आप यहां से ऐड न्यू करके और एक नया पेज बना सकते हो। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे एक पेज बनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कमेंट्स का ऑप्शन। अभी देखो एक दो ऑप्शन आएंगे कूबियो वगैरह, तो ये सारे क्या है ना कि छोटे मोटे प्लगइन्स हैं जो स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल किए हैं। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या आपके डैशबोर्ड में दिखेंगे। कमेंट्स के अंदर क्या होगा, या मान लेते हैं कि आपने होली की 5 फोटोज डाली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, और 5 लोगों ने उन पे कमेंट किया, हर फोटो पे एक कमेंट आया, तो आपको अगर कमेंट का रिप्लाई करना है तो आपको पर्टिकुलर वो फोटो या पोस्ट खोलना पड़ता है, तो 5 बार पोस्ट खोलना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा कि आपके अगर 1000 आर्टिकल भी डले हुए हैं, उन 1000 आर्टिकल पे 100 कमेंट्स आए हैं तो वो सारे एक साथ आपको दिखेंगे, आप यहीं से इकट्ठे उनका रिप्लाई कर सकते हो। अपीयरेंस के अंदर जब मैं जाऊंगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है थीम्स का। मैं अपनी वेबसाइट की थीम चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ, मेन्यूज बना सकता हूँ। जैसे अपन ने ऊपर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स टू रीड वाली वेबसाइट में देखा था कि एक मेन्यू आ रहा था, उस हिसाब के आप मेन्यू बना सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू, टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हो और थीम फाइल को एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके अपीयरेंस के पार्ट हो गए वेबसाइट के। प्लगइन्स में अगर मैं जाऊंगा तो प्लगइन्स के अंदर मैं नए प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिखाएंगे जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे कोई प्लगइन अगर इंस्टॉल्ड है तो। ऐड न्यू पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं योस्ट एसईओ या कोई भी जो भी प्लगइन्स है वो इंस्टॉल कर सकता हूं। अब ये क्या खुल गया है, वर्डप्रेस के प्लगइन की डायरेक्टरी खुल गई है। यहाँ पर जो भी आप जिस भी टाइप का प्लगइन चाहते हो इंस्टॉल करना, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग प्लगइन हो या कुछ और, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं योस्ट एसईओ करना चाह रहा हूँ तो मैं योस्ट एसईओ सर्च करूंगा और ऑटोमेटिकली योस्ट एसईओ का प्लगइन आ गया। इंस्टॉल नाउ करना है और उसके बाद में एक्टिवेट करना है, सिंपल सा है। अपन जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आता है यूजर्स। यूजर्स के अंदर क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल दे सकते हो लोगों को। अभी जैसे 15 एडमिनिस्ट्रेटर इस वेबसाइट के बने हुए हैं, राइट। अगर मेरे को आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, आपका एक यूजर नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, ये दोनों रिक्वायर्ड थे, और नेक्स्ट उसके बाद में पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके पास में आपकी मेल आईडी पे मेल आ जाएगा कि एक वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनाया गया है और क्या रोल आपको दिया गया है। अभी देखो रोल के अंदर क्या है, एक आ रहा है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर नॉर्मल से जो रहते हैं, आप जैसे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ऐप यूज करते हो तो आप उसके सब्सक्राइबर कहलाओगे। सब्सक्राइबर के पास में कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है। कंट्रीब्यूटर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑथर आर्टिकल या पोस्ट लिख सकता है कोई भी वेबसाइट पे जाकर के अगर उसके पास में एक्सेस है तो। एडिटर
उन आर्टिकल्स को एडिट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकता है। ऑथर बनाऊंगा तो आपको एक अलग लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ईमेल आईडी हो गई, यूजर नेम हो गए और पासवर्ड हो गए। आप WP एडमिन के अंदर जाकर के अपना पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद में सिर्फ आपके पास में इतना राइट रहेगा कि आप आर्टिकल लिख सकते हो, बाकी चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, वो आपके पास में राइट्स ही नहीं होंगे उस लेवल के। टूल्स के अंदर जाऊंगा तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपना डेटा इस वेबसाइट से, कोई पर्सनल डेटा है उसको इरेज भी कर सकता हूँ। सेटिंग्स के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो जनरल सेटिंग्स आ रही है, राइटिंग के अगर फॉन्ट वगैरह मेरे को चेंज करने हैं या मीडिया के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मीडिया लाइब्रेरी में एक आता है परमालिंक्स। ये परमालिंक्स बहुत काम का होता है। अभी देखो परमालिंक के अंदर आ रहा है प्लेन, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, कस्टम स्ट्रक्चर। अभी मान लेते हैं कि आपने आर्टिकल डाला था हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली पे, तो उसका URL क्या होता है, https://how-to-speak-english-fluently- राइट। तो अगर पोस्ट नेम आपने डाल रखा है तो इस टाइप का URL रहेगा। न्यूमेरिक अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो नंबर्स में आएंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 इस टाइप से। मंथ एंड नेम में क्या होगा कि digitalbikana.com, उसके बाद में ईयर आएगा, ईयर के बाद में मंथ आएगा और उसके बाद में उस आर्टिकल का टाइटल आएगा। ये जनरली करना नहीं चाहिए क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि गूगल को एक इंप्रेशन आता है कि भैया 2024 में इसको रैंक नहीं करना है क्योंकि ये 2023 का आर्टिकल है। सेम डे एंड नेम, डे भी आ जाएगा और प्लेन के अंदर कुछ भी ये अपने हिसाब से आपको प्लेन टेक्स्ट दे देगा URL के अंदर। तो पोस्ट नेम सबसे बेस्ट है, इसको क्लिक करके आप सेव चेंजेस कर सकते हो। अभी देखो अपन वर्डप्रेस पे थीम लगाना सीखेंगे तो अपीयरेंस में गया, थीम्स में गया। अब ये यहाँ पर 4 5 6 12 थीम्स दिखा रही है, तो ये क्या हो गई, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है। आपको अगर इनमें से कोई पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप नई थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐड न्यू पे जाना है, जैसे ही आप ऐड न्यू पे जाओगे तो इसका थीम स्टोर खुल गया वर्डप्रेस का। 5432 थीम्स हैं। आपको जिस भी टाइप की थीम चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर मेरे को एजुकेशनल थीम लगानी है तो मैं एजुकेशन सर्च करूँगा और एक बार थीम लगाने के बाद आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जैसे ये वाली थीम मेरे को अगर लगानी है तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ रहा है। प्रीव्यू भी मैं चेक कर सकता हूँ कि कैसी दिखेगी ये थीम। ये कुछ इस टाइप की दिखेगी। वो अभी ऐसी इसलिए दिख रही है बिकॉज इसके साथ में कुछ प्लगइन्स है, वो भी आप इंस्टॉल करोगे तब जाकर के ऐसी दिखेगी ये। तो मान लेते हैं मेरे को ये इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल किया। अभी ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट का, एक्टिवेट कर दूंगा मैं यहाँ से इसको। अभी इसी हिसाब से अगर मेरे को इसको एक्टिवेट करना है या इसको एक्टिवेट करना है तो मैं एक्टिवेट कर दूंगा। अब देखो ये कह रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने थीम तो लगाई बट वो थीम जैसी दिख रही थी वैसी नहीं दिख रही। वो इस वजह से होता है क्योंकि आप उसके साथ के प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करते हो। आप प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वैसी दिखने लग जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप की थीम है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो एक दो बार थीम आप लगा के देखोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करके मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ये कुछ फ्री थीम्स थी। प्रो थीम्स भी अगर ले सकते हो आप तो आप प्रो थीम्स भी यूज़ कर सकते हो। प्रो थीम्स थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी अच्छी रहती है। फिनिश किया। अब मैं अपनी वेबसाइट वापस से विजिट करूँगा। अब देखना क्या हुआ ना कि वो प्लगइन्स इसके थीम के साथ जो थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। यहाँ पे सारा कुछ मेन्यू इस साइड में आ गया, ये कैराउजल इमेज भी आ गई है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अभी टोटल जो थीम आपकी वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव होएगी वो आपके कस्टमाइजेशन पे भी निर्भर रहेगा। तो ये थीम के बारे में था। सेम इसी तरीके से आप प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो इस थीम के साथ में दो अलग अलग 2-3 प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको अगर प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करना है तो आप प्लगइन्स में जा करके अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट करके, और उसको डिलीट भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे इसको थीम को कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइजेशन पार्ट सीखेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।